सुप्रभात आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि आज आपका मेटल फॉर्मिंग का लेक्चर 2 स्टार्ट होने वाला है, जो क्या है रोलिंग। आज हम लोग बात करेंगे रोलिंग प्रोसेस आखिर होता क्या है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। रोलिंग इज अ प्रोसेस इन विच the material is compression in between two rotation roller such that the thickness of materials is reducing from H0 to H1। तो रोलिंग प्रोसेस सिंपल ये है कि दो रोलर के बीच में देख सकते हैं, दो रोलर के बीच में हम क्या करते हैं, एक वर्कपीस मटेरियल को पास करवाते हैं, ठीक है। उससे पास करवाने के कारण इसका जो थिकनेस है उसमें चेंजिंग आता है। तो मेनली हम लोग थिकनेस को चेंज करने के लिए हम लोग रोलर प्रोसेस यूज करते हैं। अब आपको हम फुल डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि रोलिंग प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपके लिए एक डायग्राम लेके आए हैं जो यहाँ पर बना हुआ है रोलिंग प्रोसेस का, ठीक है। और हम आपको लिख के भी बताएंगे कौन क्या है। देखिए ये स्टार्टिंग है रोलर का H0 जो इनिशियल थिकनेस है, ठीक है। इनिशियल थिकनेस हो गया H0 और ये हो गया H1 जो क्या है मेरा फाइनल थिकनेस है। डाटा हम सब लिखवा देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें दो, जब भी ये हो गया आपका एग्जिट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आप एग्जिट कीजिएगा, देख लीजिए एग्जिट पॉइंट, और आपका एंट्री पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट पे। ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि रोलिंग प्रोसेस मेनली हम करते क्या है। रोलिंग प्रोसेस होता है जैसे मान लीजिए इतना थिकनेस का हम एक रोलर से पास करवाएं, ठीक है। एक रोलर से पास करवाएं और ये मान लीजिए ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, शुगर कैन देखें, गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस, शुगर कैन जूस में देखें वो क्या, आप गन्ने यहाँ से डालते हैं और यहाँ से क्या होता है, गन्ना का एकदम थिकनेस कम हो जाता है और गन्ना का रस यहाँ से प्लेट पे गिरता है और उस पर हम छानते हैं। अब गन्ने का रस का एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, बस वही सेम है ये रोलिंग प्रोसेस। आपको कुछ कुछ पैरामीटर्स याद रखना है। जैसे मान लीजिए इसका हम बताते हैं, ठीक है। इसमें आप दो चीज़ याद रखिएगा कि ये है इनिशियल थिकनेस, ये हो गया फाइनल थिकनेस। दो जोन होता है, एक होता है लेगिंग जोन, दूसरा होता है लीडिंग जोन। चलिए आपको दिखाते हैं। ये रहा आपके पास डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू आप देखिएगा कौन सा लेगिंग जोन होता है, कौन सा लीडिंग जोन होता है। H1 जिसे बता दिया आपको इनिशियल थिकनेस, H1 हो गया फाइनल थिकनेस, ठीक है। HN क्या होता है, थिकनेस ऑफ द मेटल्स एट न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन पे जो थिकनेस होता है उससे हम बोलते हैं HN, ठीक है। V0 हो गया, मान लीजिए इसका वेलोसिटी हो गया V0, ठीक है। इसका वेलोसिटी हो गया V1, ठीक है, इतना आप समझ गए। और एक VN वेलोसिटी होता है जो नॉर्मल। देखिए मेनली हम दो वेलोसिटी पे बात करेंगे। पहला वेलोसिटी हो गया ये स्टार्टिंग वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से अंदर आ रहा है। दूसरा वेलोसिटी से बात करेंगे किस वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। तीसरा वेलोसिटी बात करेंगे इस कॉन्टेक्ट पे, जब स्ट्रिप, ये हो गया स्ट्रिप, याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रिप बात करते हैं जब स्ट्रिप और रोलर के बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है उसका वेलोसिटी। मेनली यही तीन वेलोसिटी से हम बात करेंगे। अब बात करते हैं लेगिंग जोन क्या होता है और लीडिंग जोन क्या होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लीड मतलब क्या होता है, लीडिंग जोन मतलब जो जोन आगे हो, लेगिंग मतलब क्या, जो जोन पीछे हो। देखिए ये हो गया जहाँ पर स्ट्रिप और वेलोसिटी ऑफ रोलर कॉन्टेक्ट में है, इससे प्रीवियस कौन सा होता है, लीड जोन, और उससे पहले क्या होता है, लेगिंग। जो पीछे है वो लेगिंग जोन होता है, जो आगे होता है वो लेगिंग जोन होता है। तो एग्जाम में मेनली ये पूछ देता है कि लीडिंग जोन किसके कॉन्टेक्ट के बीच में होता है और लेगिंग जोन किसके कॉन्टेक्ट के बीच में होता है, ठीक है। अब HN थिकनेस हो गया ये थिकनेस, ठीक है। HN थिकनेस, ये जो थिकनेस हो गया HN जो नॉर्मल हो गया। आप इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है मेनली वो आपको हम लिख के समझाते रहेंगे जो आपको आसानी होगा। जैसे लिखा हुआ द सरफेस वेलोसिटी ऑफ बोथ द रोलर
मस्ट बी सेम टू अवॉइड बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप। तो ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए आप ही बताइए कि ये जो दोनों रोलर का स्पीड अगर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगा, बेंडिंग अकर हो जाएगा। ठीक है, बेंडिंग एक साइड से बेंड होने लगा, इसलिए बेंडिंग ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों रोलर का स्पीड हम सेम रखते हैं। तो अगर हम इस तरह बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ टॉप रोलर इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉटम रोलर। देखिए वेलोसिटी ऑफ टॉप रोलर इक्वल हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉटम रोलर का। अब जैसा हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है पाई डी एन अपॉन 60। ये अगर आपको याद होगा तो हम पढ़े हुए हैं कि वेलोसिटी होता है पाई डी एन अपॉन 60। अगर याद नहीं है तो एक फॉर्म में और बताते हैं, v इक्वल टू आप पढ़े होंगे 2 पाई आर एन अपॉन 60। ये वेलोसिटी कौन सा होता है, ये होता है कि एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस को रोटेट करने में कितना वेलोसिटी लगता है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है कि सर्कल का 2 पाई आर कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है एन, और ये मिनट में हम निकालते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। तो आप देख सकते हैं कि टॉप रोलर का हो गया v डी एन अपॉन पाई 60 और हो गया बॉटम रोलर का हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए पाई पाई सेम है कट जाएगा, एन सेम है क्योंकि अभी बात की कि दोनों का स्पीड टॉप रोलर और बॉटम रोलर का स्पीड सेम होना चाहिए। तो क्या हो गया डी टी एन टी इक्वल टू डी बी एन बी। इस केस में अभी इक्वल नहीं लिए। अब मान लीजिए ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, जो आपको हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, डी टी इक्वल टू एन बी, ये डायमीटर इंटू कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है वो क्या होगा, dB इक्वल होगा NB का। टॉप और बॉटम रोलर का हम बात करते हैं। अब देखिए क्या लिखता है, टू इंश्योर दैट द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन रोलर एंड द स्ट्रिप इज टू बी सेम द डायमीटर ऑफ बोथ द रोलर मस्ट बी सेम। तो यहाँ क्या क्या सेम करने बोल रहा है, एक तो डायमीटर मेरा सेम होना चाहिए, DT और DB मेरा इक्वल होना चाहिए, ये बोल रहा है मेरा डायमीटर सेम होना चाहिए, टॉप का और बॉटम का डायमीटर सेम होना चाहिए, और इंश्योर करना बोलता है जो कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन रोलर और स्ट्रिप के बीच जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। जैसे बोल रहा है, जैसे एग्जांपल जो कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, देखिए ये मेरा स्ट्रिप है, ये रोलर, तो इसके बीच का एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया रोलर स्ट्रिप का सेम होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मेरा डायमीटर अगर सेम हो जाए, इस इक्वेशन को पहला मान लीजिए। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मान के अगर हम डायमीटर को इक्वल कर दें, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर डायमीटर इक्वल हो गया तो एन टॉप इक्वल टू एन बॉटम। जैसा भी आपको हम बताएं कि जो स्पीड होता है टॉप बॉटम का और बॉटम रोलर का दोनों का सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, ड्यू टू अवॉइड बेंडिंग, बेंडिंग ना हो इसलिए हम दोनों रोलर का टॉप और बॉटम रोलर का स्पीड को हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। नाउ कुछ पैरामीटर्स है जो हम आपको अभी बता देना चाहते हैं, जो आपको आसानी होगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। जैसे भी क्या होगा, सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर, तो दोनों का जब स्पीड सेम है तो मान लिए कि भी है सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर। ठीक है, रोलर का सरफेस वेलोसिटी है। दूसरा लिखा हुआ आर क्या है, रेडियस ऑफ द रोलर, आर हो गया रेडियस ऑफ द रोलर। क्यों, क्योंकि अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए, तो इसका भी आर इसका भी आर हो गया। ठीक है, एच नोट और एच वन क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल थिकनेस। देखिए एच नोट हो गया इनिशियल थिकनेस, एच वन हो गया फाइनल थिकनेस, और एच एन हो गया जो कॉन्टेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है वो नहीं, मेनली इस पॉइंट से जो कॉन्टेक्ट होता है उससे हम एच एन लेते हैं। ठीक है, जो लेगिंग जोन जो लेगिंग जोन स्टार्ट होता है वहाँ से कांटेक्ट, याद रखिए लेगिंग जोन से जो कांटेक्ट होता है उसको हम एच एन लेते हैं। और डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया रिड्यूस इन थिकनेस, मतलब जब मेरा एक हम कोई मान लीजिए कि ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप को हम जब दो रोलर से पास करवाते हैं तो कितना थिकनेस चेंज हुआ उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच, रिडक्शन इन थिकनेस। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एच नोट माइनस एच वन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ तक ये है, तो ये आपका कितना चेंज हुआ, ये हो गया एक और दूसरा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा डेल्टा एच। ठीक है, दोनों हो जाएगा डेल्टा एच। अगर हम सिंपल एक का निकालेंगे तो एक का कितना होगा, डेल्टा एच बाई टू, ये भी हो जाएगा डेल्टा एच बाई टू। ठीक है,
वी नोट अब V1 हो गया। वी नोट क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर रोलिंग ऑपरेशन। वी नोट इनिशियल, अब V1 स्पीड हो गया फाइनल। अब मानते हैं विड्थ, इसका कुछ विड्थ होगा तो बी नोट मान लेते हैं इनिशियल विड्थ, अब V1 मान लेते हैं फाइनल विड्थ। किसका, स्ट्रिप का विड्थ का बात कर रहे हैं, कुछ विड्थ तो होगा ना इसका भी। अब मान लेते हैं म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड द स्ट्रिप। आप देखिए इसे हम जब पास करवा रहे हैं, ये जब रोटेट कर रहा है तो जहाँ आप जानते हैं कोई भी कॉन्टेक्ट में आता है तो हर जो भी दो बॉडी आप आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है दूसरा बॉडी मूव कर रहा है या ना कर रहा है, उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इसका फ्रिक्शन जनरेट होता है। देखिए अब ये घूमना चाह रहा है क्लॉकवाइज, ये जाना चाह रहा है आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जो म्यू इक्वल टू 10 बीटा हो, म्यू इक्वल टू 10 बीटा होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें, बीटा हो गया मेरा फ्रिक्शन एंगल। आप कुछ एजप्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एजप्शन क्या, एजप्शन इसे लेते हैं कि मेरा कैलकुलेशन आसानी हो किसी चीज को भी निकालने के लिए। सबसे पहले एजप्शन लेता है कि एवरी मटेरियल विच इज अंडरगोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इज कंसीडर्ड टू इनकम्प्रेसिबल डेल्टा वॉल्यूम 0। चलिए तो इसमें अब क्या बोलता है पहले आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला एजप्शन लिया हुआ है कि मेरा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग वॉल्यूम होगा डेल्टा वी नोट जो होगा वो, सॉरी जो वी नोट होगा इनिशियल होगा V1 का, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, मतलब कोई वॉल्यूम में मेरा चेंजिंग नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि पहले वॉल्यूम तो देखिए इतना था, उसका वॉल्यूम अगर इसका अगर एच नोट अगर थिकनेस कम हुआ है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा, नहीं। ये क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, इसके लंबाई में, इसके लंबाई में वॉल्यूम एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि इसका ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है लेंथ के अलोंग, तो इसीलिए जो स्टार्टिंग वॉल्यूम होता है इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम होता है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और एजप्शन में हम लेके चलते हैं कि इनकम्प्रेसिबल जो मटेरियल हम यूज करें वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, क्या पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है कि इन रोलिंग ऑपरेशन वाट एवर द वॉल्यूम डिक्रीज इन थिकनेस डायरेक्शन विल बी इंक्रीज ओनली इन लेंथ डायरेक्शन। जो आपको बताया है कि इसमें जो वॉल्यूम का जो डिक्रीज हो रहा है वो वॉल्यूम किधर जा रहा है, जो लेंथ के अलोंग। ठीक है, जो मेरा लेंथ के अलोंग जो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है वो वॉल्यूम में चल जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है। तो विड्थ ऑफ स्ट्रीम एज्यूम टू रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम मान लेते हैं एक और एज्यूम मान लेते हैं कि इसका जो विड्थ है, इसका कुछ विड्थ होगा, ठीक है, कुछ विड्थ होगा ना, कुछ इस टाइप से। तो इसका जो विड्थ होगा दोनों का विड्थ सेम होगा। ये हमको एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों का विड्थ सेम होगा, बस हम क्या कर रहे हैं, इसका जो थिकनेस है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, विड्थ सेम, तो विड्थ सेम है तो हम मान लेते हैं बी नोट इक्वल टू हो गया B1 इनिशियल विड्थ थिकनेस, सॉरी विड्थ इक्वल टू फाइनल विड्थ। अब बात करते हैं, देखिए अब हम अभी आपको बताएं कि वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो कंडीशन क्या होता है कि भी इनिशियल मतलब वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। तो वॉल्यूम निकालने क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसका मान लेंगे एरिया ले लेंगे, एरिया इंटू भी। ठीक है, तो इसका भी करेंगे इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल स्पीड इक्वल टू फाइनल एरिया इंटू फाइनल स्पीड, ये हम करेंगे। तो देखिए वही किया हुआ है। ठीक है, एच बी क्या हो गया, एच बी ये हो गया, एच क्या हो गया इनिशियल थिकनेस, अब बी हो गया विड्थ, एरिया इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एरिया इंटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब बी भी अगर सेम है तो ऑब्वियसली बात है दोनों ये कट जाएगा। यहाँ पहले हम एजप्शन ले लिए कि दोनों का स्ट्रिप का विड्थ सेम होगा, तो हो गया एच नोट अपॉन एच वन इक्वल टू V1 अपॉन V नोट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको पता है कि मैं इनिशियल थिकनेस क्या ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फाइनल थिकनेस। अगर इनिशियल थिकनेस मेरा ज़्यादा हो फाइनल थिकनेस का तो वेलोसिटी इनिशियल फाइनल का ज़्यादा होगा इनिशियल कंपैरिजन में। देखिए अगर ये मेरा बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है मेरा ये बड़ा होगा, क्यों, अगर ये बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा तो इसको भी तो 1 से बड़ा होना होगा। अगर ये 1 से बड़ा हो तो V1 ग्रेटर देन V नोट होगा। इसका मतलब मेरा जो V1 वेलोसिटी जो फाइनल निकलता है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सा वेलोसिटी ज़्यादा होगा,
फाइनल वेलोसिटी। देखिए ये पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्पीड ज़्यादा होगा, इनिशियल स्पीड की फाइनल स्पीड की कॉन्टेक्ट, ये इस पॉइंट का स्पीड। तो क्या होता है, इसका जो स्पीड का जो कंपेरिजन होता है भी हो गया, जो कॉन्टेक्ट पे वो स्पीड वो सबसे ज़्यादा होता है किससे, V0, इनिशियल से ज़्यादा होता है और ग्रेटर देन होता है V1। तो सबसे ज़्यादा होता है एग्जिट के पास, सबसे कम होता है एंट्री के पास। जैसे अब आपको एग्जांपल, आप सोचिएगा कि एक ही रोलर का स्पीड से कर रहे हैं तो फाइनल स्पीड ज़्यादा कैसे होगा, आपको लग रहा होगा कि कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, चलिए हम इसमें आपको हम बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये रोलर क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ स्पीड से आप डालें इनिशियल स्पीड, ये रोलर क्या कर रहा है, इसे थिकनेस ला रहा है और अपना स्पीड इसे देता है। तो कॉन्टेक्ट जो स्पीड होता है वो क्या करता है, उसे खींचना चाहता है। आप देखे होंगे गन्ने का जूस में, आप जो छोटा सा देखे होंगे जो मशीन होता है, वो क्या करता है, वो इस पार्ट को ये अपने साइड खींचता है, ठीक है। जब खींचेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका स्पीड ज़्यादा होगा इससे कंपेरिजन में, और जो बाहर निकलता है वो तो फुल्ली स्पीड में होता है, तो ये इससे भी ज़्यादा होता है। आप हमेशा गन्ने का एग्जाम्पल ले लीजिए कि इस पॉइंट में आप देखते होंगे वो क्या होता है, अपने आप खींचता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप कंटिन्यूसली इंक्रीज अलोंग द लेंथ डायरेक्शन। मतलब जो लेंथ के जो डायरेक्शन में होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता रहता है। तो ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बोलता है कि इन ए रोलिंग ऑपरेशन द स्ट्रिप इज ऑलवेज पुल्ड इनटू द रोलर। जैसा भी आपको बताया, जो स्ट्रिप क्या होता है, इसे खींचता है, ठीक है। रोलर ये स्ट्रिप को खींचता है, इसलिए इसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। और चीज़ें बाहर निकलता है एंट्री, तो इसका स्पीड और ज़्यादा होता है। धीरे धीरे लेंथ के जो डायरेक्शन पे होता है स्पीड मेरा बढ़ते जाता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट और है जो आपको अभी हम बता देते हैं, अब बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब आपको फुली बता दिए। तो फिर लिखा हुआ बिकॉज द रोलर आर पुलिंग द स्ट्रिप एट द एंट्री द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप इज ऑलवेज लेस देन सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर। तो वही, क्योंकि ये रोलर से खींचता है तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप क्या होता है, एंट्री के समय कम होता है और एग्जिट के समय ज़्यादा होता है, जैसे बता चुके हैं आपको, ठीक है। ये भी सेम लिखा हुआ है, एक और पढ़ देते हैं। अलोंग द डिफॉर्मेशन जोन द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बट द सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, हमेशा याद रखिएगा कि अलोंग द लेंथ तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, अलोंग द लेंथ वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन बट द सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर ये रिमेन्स कांस्टेंट। सरफेस वेलोसिटी मतलब ये जो सरफेस वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इससे तो ज़्यादा होगा लेकिन ये दोनों का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो बेंडिंग अगर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, द मटेरियल इज बिकमिंग देयरफॉर व्हेनेवर द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल इज बिकमिंग जस्ट इक्वल टू द फ्लो स्ट्रेस। ये भी देखिए बहुत आप पूछता है कि जो स्ट्रेस, आप जानते हैं किसी भी मटेरियल को, चाहे सीट को, किसी भी चीज़ को अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके उसका थिकनेस या वॉल्यूम में आप चेंजिंग ला रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है। तो वो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फ्लो स्ट्रेस का इक्वल होता है। देखिए बिकमिंग इक्वल टू द, किधर गया, हाँ, बिकम जस्ट इक्वल टू द फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप बिकमिंग इक्वल टू द सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर। तो क्या बोलता है, इसलिए कि जो वेलोसिटी जो स्ट्रिप है वो किसके इक्वल हो जाता है, सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी रोलर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फुल्ली कांटेक्ट आ रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी इस पॉइंट में होता है, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालना है, सीधे आप रोलर का वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, तो वही इस पॉइंट का वेलोसिटी होता है। देखिए यह भी क्वेश्चन 12 पूछ चुका है। देखिए ये आप याद रखिएगा कि एंट्री का वेलोसिटी कम होता है, एग्जिट का ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट का मीडियम होता है। अब बात करते हैं अल्फा क्या होता है। अल्फा होता है डिफॉर्मेशन एंगल ही बोल सकते हैं, बाइट एंगल ही बोल सकते हैं, और एंगल ऑफ बाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक डेरिवेशन, जो आपके सामने हम एक डेरिवेशन रखते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन को हम फुल्ली आपके सामने रख रहे हैं। अब बात करते हैं कि अल्फा क्या होता है। इसका नाम डिफॉर्मेशन एंगल है, बाइट एंगल है और एंगल ऑफ बाइट है। चलिए आपको अभी हम बता देते हैं कि मेरा
अल्फा क्या होता है। देखिए ये आपका रोलर है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। आप देखिए ये क्या है, आपका रोलर है और ये क्या स्ट्रिप है। तो स्ट्रिप को थोड़ा सा एक्सटेंड हम कर देते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो एंगल बन रहा है उसे हम बोल रहे हैं अल्फा। ध्यान दिए, ये हो गया ये इसके बीच का जो एंगल है अल्फा, जिसे हम नाम दे रहे हैं डिफॉर्मेशन एंगल, बाइट एंगल, चाहे एंगल ऑफ बाइट आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम फुल डिराइव करके बताते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आपको पॉइंट बता देते हैं कि आपको याद रहे। देखिए ये है ए पॉइंट, इसे मान लेते हैं ए पॉइंट। ठीक है, इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, इसे मान लेते हैं ओ पॉइंट। ठीक, इसे मान लेते हैं चलिए ई पॉइंट। ए पॉइंट ये हो गया ये कॉन्टेक्ट, बी ये पॉइंट, ओ ये पॉइंट और ई ये पॉइंट। चलिए अब आपको हम डिराइव करके बताते हैं। नाउ लेट स्टार्ट। चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन से जो फार्मूला आएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डेरिवेशन यहाँ भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम आपको एक बार करके भी बता देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, चाहे अल्फा को आप बोल दीजिए, अल्फा को बोल दीजिए आप डिफॉर्मेशन एंगल। ठीक है, डिफॉर्मेशन एंगल। इसका रेडियस कितना हो गया आर। ठीक है, अब बात कीजिए क्या कोस अल्फा कितना होगा, यहाँ से आप कोस अल्फा निकालिए। तो कोस अल्फा क्या होगा बताइए। कोस अल्फा, कोस क्या होता है, कोस इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये तो जानते हैं। तो बताइए इस एंगल में कोस अल्फा बेस क्या होगा। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो बेस हो गया मेरा ए बी और हाइपोटेनस क्या हो गया ओ ए। दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ओ बी। ठीक है, बेस क्या हो गया मेरा, एक सेकेंड सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलती हो गया। अगर ये मेरा अल्फा है तो अल्फा का जो सीधा वाला एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बेस ये होता है। ठीक है, गलती हो गया मेरा हमसे, तो मिस्टेक सॉरी उसके लिए। तो मेरा बेस क्या हो गया ओ बी। जैसे आपको एक बार और फिर से बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल मान लीजिए आपका अल्फा है, तो ये अल्फा का जो सामने वाला एंगल होता है वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये होता है हाइपोटेनस, और ये मेरा होता है बेस। ठीक है, तो ये हो गया ओ बी अपॉन ओ ए कोस अल्फा। तो आप बताइए कि ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओ बी को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ओ ई। ठीक है, ओ ई माइनस बी ई, देख सकते हैं। ओ बी को निकालने के लिए हम ओ ए, ये टोटल में माइनस ये कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी को लिख सकते हैं ओ ई माइनस बी ई। ठीक है, ये समझ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं कि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, अब ओ बी, अब आप बताइए कि मेरा ओ ई क्या है, ओ ई, ओ ई है मेरा आर, देख सकते हैं ओ ई आर है और ओ ए भी आर है। ठीक है, तो ओ ई को हम ले ले आर, और बी ई क्या है, बी आपको हम इससे पहले हम बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, थिकनेस में जो चेंज हुआ है वही, तो डेल्टा एच बाई टू। इससे पहले हम बता चुके हैं कि ये कितना होता है, डेल्टा एच बाई टू, क्योंकि डेल्टा एच इधर भी होता है और डेल्टा एच इधर भी होता है, तो दोनों क्या हो गया, एक सिंगल लेंगे तो डेल्टा एच बाई टू हो गया। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं। तो बी मेरा हो गया डेल्टा एच बाई टू। तो चलिए आप पुट करते हैं। ठीक है, तो ओ बी पहले हम निकाल लेते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ ई मेरा हो गया आर और बी मेरा हो गया डेल्टा एच बाई टू। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए ये इक्वेशन पे। तो मेरा कोस अल्फा कितना आ गया, मेरा कोस अल्फा आ गया, तो ओ बी की जगह हम रख दिए आर माइनस डेल्टा एच बाई टू रख दिए। ठीक है, डेल्टा एच बाई टू रख दिए, और ओ ए क्या है मेरा, देखिए मेरा ओ ए है आर, तो ओ ए भी है मेरा आर। तो आपकी इसको डिवाइड कर देंगे, आर से आर डिवाइड हो गया तो वन माइनस डेल्टा एच अपॉन टू आर इक्वल टू कोस अल्फा।
ये आ गया। अब हम करते हैं तो आर कोस अल्फा, ठीक है, ओ ए ओ सी माइनस बी सी इंटू आर। तो सबसे पहले काम करते हैं ना, तो पहले हम पहला स्टेप में ये आर को हम इधर डिवाइड मल्टीप्लाई ये भी कर सकते हैं स्टेप, और एक और स्टेप कर सकते हैं, आर से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया आर कोस अल्फा इक्वल टू आर कोस अल्फा इक्वल टू आर माइनस डेल्टा एच बाय टू। ठीक है, एक आर को इधर ले जाते हैं तो हो गया आर कोस अल्फा माइनस आर इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय टू। आर को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया कोस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय टू। माइनस को इधर ले जाते हैं तो क्या हो गया आर 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल टू डेल्टा एच बाई टू। टू से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2r, ठीक है, 2r 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल टू डेल्टा एच। ये इम्पोर्टेंट है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि चेंज इन थिकनेस क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा चेंज इन थिकनेस, तो चेंज थिकनेस कितना होता है 2r 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ अगला डेरिवेशन का। ठीक है, ये मेरा आ गया चेंज इन डेल्टा। अब बात करते हैं मैं एसी क्या है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं एसी। एसी क्या है मेरा, इसे एसी को बोलते हैं आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एसी, ठीक है, ये क्या हो गया आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन।